जय हिंद साथियों, सुरक्षागन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अब तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम 28 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, हर किसी एग्जाम्स के लिए आपको ये फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास से जुड़ सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ भारत समिट 2025? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु, चौथा केरला। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना के हैदराबाद में भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधि वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन 100 देशों के 450 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ यह भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और यह कार्यक्रम कब होगा? तो 25-26 अप्रैल 2025 को हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है वैश्विक न्याय प्रदान करना। ठीक है, वैश्विक न्याय प्रदान करना इस भारत शिखर सम्मेलन का विषय है 2025 का, जो कि बांडुंग सम्मेलन के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया था। शिखर सम्मेलन लोकतंत्र, बहुलवाद और न्याय को बढ़ावा देता है। साथ ही यह दिखाता है कि राज्य किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार दे रहा है। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है कि बांडुंग सम्मेलन का 70 वर्ष पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में ये भारत शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? तो वैश्विक न्याय प्रदान करना। ठीक है, और कहाँ पे हो रहा है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में 25 से 26 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2025? पहला ऑप्शन है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन, दूसरा है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, तीसरा है मलेरिया एंड्स विद अस, चौथा है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया एंड्स विद अस, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। ठीक है, यानी जो मलेरिया दिवस के जो मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है, ये किससे होता है? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया रोग, जिसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और ये किस संगठन के द्वारा इसको मनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये एक वैश्विक पहल की गई, जिसका 2025 का विषय क्या है? मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जीवन, जो सभी स्तरों पर नए सिरे से कार्रवाई का आग्रह करता है। मलेरिया संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छरों के काटने से फैलने वाले परजीवियों के कारण होता है। यह लाखों लोगों को प्रभावित करता है, ज्यादातर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया एंड्स विद अस 2025 का थीम है। और विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? Which protected area of Odisha has been declared the 107th National Park of India? पहला ऑप्शन नंदनकानन, दूसरा सतकोसिया, तीसरा सिमलीपाल, चौथा गहीर माता। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी सिमलीपाल को भारत का 107वां नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अब ये देखिए, नंदनकानन, सतकोसिया, सिमलीपाल, गहीर माता, ये सारे के सारे उड़ीसा में ही है। ठीक है, ये सारे हमारे कहाँ है? ओडिशा में ही है। तो ओडिशा सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया दिया है। सिमलीपाल अब भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका के बाद उड़ीसा का दूसरा, यानी भितरकनिका नेशनल पार्क भारत का उड़ीसा का पहला नेशनल पार्क है। दूसरा कौन सा होगा? सिमलीपाल। और सिमलीपाल उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है और 2750 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यह उद्यान जैव विविधता से समृद्ध है, जिसमें स्थानीय स्तनधारियों की 55 प्रजातियां जो मैमल्स होते, पक्षियों की 361 प्रजातियां, स्नैक यानी सरीसृप वर्ग के 62 प्रजातियां, उभयचरों की 21 प्रजातियां, इसमें एम्फीबियंस की 21 प्रजातियां है इस सिमलीपाल नंदनकानन पार्क में।
इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हमारा कि सिमलीपाल नेशनल पार्क को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया जो कि उड़ीसा का है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? What is the name of the military exercise conducted by the Indian Air Force following पहलगाम अटैक? अभी आपने देखा होगा दोस्तों 22 अप्रैल को पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में अटैक किया गया जिसमें कि हमारे 26 जो पर्यटक थे उनकी मृत्यु हो गई है और ये काफ़ी दर्दनाक हादसा रहा है। जैसे कि 26/11 का हमला, 2001 का संसद हमला, उन सब के बाद में काफ़ी दर्दनाक हादसा किया गया है। तो सरकार ने इसके बिहाफ पे जो है इस टेरर अटैक को अंजाम देने के लिए वायुसेना के द्वारा एक्सरसाइज आक्रमण स्टार्ट किया गया। ठीक है, यानी एक्सरसाइज आक्रमण स्टार्ट किया गया जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने आक्रमण किया। यह अभ्यास मध्य क्षेत्र से के एक बड़े क्षेत्र में हुआ और इसमें भारतीय वायुसेना के मुख्य धारा के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व राफेल जो कि हमने फ्रांस से खरीदा है राफेल लड़ाकू विमानों ने किया। भारतीय वायुसेना अंबाला अंबाला कहाँ है तो हरियाणा के और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में से 2 राफेल स्क्वाड्रन संचालित करती है। शक्ति प्रदर्शन के लिए लड़ाकू विमान और परिवहन विमान रात पर सक्रिय रहे और सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब उड़ान भरते रहे। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS से लैस विमानों ने दुश्मनों की हरकतों का गहन निगरानी की है। यानी जो हमारे पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है उसके बिहाफ पे जो है हमारे भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन एक्सरसाइज आक्रमण स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं INS सूरत जो खबरों में था किस श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है? INS सूरत which was seen in news belongs to which class of stealth guided missile destroyer? पहला ऑप्शन है कोलकाता क्लास, दूसरा राजपूत क्लास, तीसरा विशाखापत्तनम क्लास, चौथा गोदावरी क्लास। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये विशाखापत्तनम क्लास जो है ये INS सूरज जो है विशाखापत्तनम क्लास का है जो कि स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। भारतीय आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। भारतीय वायुसेना के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS सूरत ने हाल ही में अरब सागर मध्यम दूरी की सतह से हवा में यानी सरफेस टू एयर है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B का चौथा और अंतिम जहाज है। ठीक है, चौथा और अंतिम जहाज है। यह विशाखापत्तनम श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है। यह दुनिया भर में सबसे बड़े और उन्नत विध्वंसक में से एक है। 75% स्वदेशी सामग्री के साथ ही अत्याधुनिक हथियार, सेंसर सिस्टम और उन्नत नेटवर्क केंद्रित क्षमताओं से लैस है। इसे नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था। इसे बनाया किसके द्वारा गया था? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जो कि मुंबई में है और इसे जनवरी 2025 में कमीशन किया गया था। हमको ये भी याद, कमीशन कब किया गया? जनवरी 2025 में। और ये ऐसा किस क्लास का? विशाखापत्तनम क्लास का प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया INS सूरत जो कि इंडियन नेवी का एक शिप है, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? पहला ऑप्शन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, चौथा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ध्रुव का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा किया गया जिसका कि HAL का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बेंगलुरु में। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। और अभी जो है हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने अनंतनाग में एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ध्रुव का सीमित संचालन फिर से शुरू कर दिया है। ALH ध्रुव हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जिसका विकास 1984 में जर्मनी के मेसरशिट बोल्को ब्लोहम MBB की मदद से शुरू हुआ था। हेलीकॉप्टर ने 1992 में अपनी पहली उड़ान भरी थी और 2002 में परमाणु की सेवा में आया। इसे सैन्य उपयोग के लिए
सैन्य वायु योग्यता प्रमाणन केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा नागरिक प्रमाणन केंद्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा नागरिक उपयोग के लिए प्रकार प्रमाणित किया गया। ठीक है, यानी हमको याद क्या रखना है। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALS ध्रुव किसने डेवलप किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। और इसने पहली उड़ान कब भरी? 1992 में। पर सेवा में कब आएगा? 2002 में। ठीक है, हमको इतना याद रखना है। और HAL का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं INS ALH ध्रुव को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? Which state government has launched the रेशम सखी योजना to economically empower rural women? यानी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? हमारे उत्तर प्रदेश के द्वारा यह रेशम सखी योजना शुरू की गई है, वहाँ के CM योगी के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं घर पर ही रेशम के कीड़ों का पालन करके रेशम उत्पादन के माध्यम से आय अर्जित कर सकती है। इसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और रेशम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। महिलाओं को शहतूत रेशम और टसर रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन के प्रशिक्षण दिया जाएगा। शहतूत रेशम के लिए कर्नाटक के मैसूर और झारखंड के रांची में टसर रेशम, यानी शहतूत रेशम के लिए कर्नाटक के मैसूर और झारखंड में रांची में टसर रेशम के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य क्या है? 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को लाभान्वित करना है। पहले चरण में 25-26 तक 15 जिलों की 7500 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, यानी जो इसका पहला चरण 25-26 में 15 जिलों के 7500 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। रेशम पालन करके रेशम उत्पादन करना है और उसके थ्रू कपड़े बनाने हैं। इसके लिए उन्होंने रेशम सखी योजना की शुरुआत की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025? पहला ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमैनिटी पॉसिबल, दूसरा है द बिग कैचअप, तीसरा है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, चौथा है वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 24 से 30 अप्रैल, ठीक है, 24 सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 मनाया जाएगा। टीकाकरण के महत्व को उजागर करने के लिए वैश्विक कार्यक्रम हर साल अप्रैल के आखिरी सप्ताह में, यानी अप्रैल के आखिरी सप्ताह में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, यानी इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमैनिटी पॉसिबल। यह थीम जीवन रक्षक टीकों को सभी के लिए सुलभ बनाने पर केंद्रित है, चाहे उनकी उम्र या स्थान कुछ भी हो। WHO के अनुसार पिछले 50 वर्षों में आवश्यक टीकों ने कम से कम 15 करोड़ 40 लाख लोगों की जान बचाई है और यह सप्ताह स्वास्थ्य की रक्षा और जीवन बचाने के लिए टीकों की शक्ति की याद दिलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, यानी सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है और ये हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है WHO के द्वारा, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। और इस साल कब से कब तक होगा? तो 24 से 30 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां विशेष रूप से भारत को आवंटित हैं? Which river are exclusively allotted to India under the Indus Water Treaties? पहला ऑप्शन है इंदस चेनाब झेलम, दूसरा है यमुना गंगा गोमती, तीसरा है रवि व्यास सतलज, चौथा है ब्रह्मपुत्रा तीस्ता और सुबनसिरी। ये तो होगा नहीं, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा भी होगा क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में बहता है। अब रहा झेलम चांपाकिस, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, तो इंदस रिवर जो पाकिस्तान के को दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी रवि व्यास सतलज। रवि व्यास सतलज इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इंदस वाटर ट्रीटी के तहत भारत को ये 3 नदियां दी गई है और इंदस चेनाब झेलम ये पाकिस्तान को। ठीक है, तो हाल ही के
भारत ने हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में एक घातक आतंकवादी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, जो कि बहुत ज्यादा। सिंधु जल संधि कब स्टार्ट हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि सिंधु नदी प्रणाली में 6 नदियों के उपयोग को नियंत्रित करती थी: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। पाकिस्तान को पश्चिमी नदी यानी सिंधु, झेलम और चिनाब पर पूर्ण अधिकार दिया गया था। भारत ने पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज के विशेष उपयोग को बरकरार रखा था। भारत कई नियमों के तहत सीमित घरेलू कृषि और जलविद्युत उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों का उपयोग कर सकता था। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं, ये रहा इंडस, यहाँ पे ये झेलम, जम्मू कश्मीर रहा चनाब, इन तीनों को पाकिस्तान को दिया गया था। रावी, व्यास और सतलज ये भारत इसका उपयोग करती है। ठीक है, सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को साइन हुआ था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? स्वामित्व स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? पहला ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वामित्व स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा शुरू किया गया था। जिसका मतलब है, इस स्वामित्व योजना का मतलब क्या है? तो गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण हाल ही में 5 साल पूरा किया है। यानी इस योजना को इस साल लॉन्च नहीं किया गया, इस योजना को लॉन्च कब किया गया है? तो 24 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था पंचायती राज दिवस। और ये पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये 2020 में लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम पे, और अभी इस 2025 से 5 साल पूरे कर लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में ये न्यूज़ में है। यह योजना गाँव में घरों और जमीनों के लिए कानूनी स्वामित्व के कागजात देने के लिए ड्रोन और मैपिंग तकनीक का उपयोग करती है। इससे ग्रामीणों को ऋण प्राप्त करने, संपत्ति विवादों को निपटाने और स्थानीय नियोजन में सुधार करने में हेल्प मिलती है। इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक NICSI के साथ प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। और इस योजना का बजट कुल कितना था 2020-21 से 24-25 तक? तो 566.23 करोड़, जिसे अब 25-26 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, एक साल इसको इंक्रीज किया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए, सारे मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर कौन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे INS सुनैना किस श्रेणी का अप्रणीय गश्ती पोत है? Recently in news, INS सुनैना is which class of offshore petrol vessel? पहला ऑप्शन है तलवार वर्ग, दूसरा शिवालिक वर्ग, तीसरा विशाखापत्तनम वर्ग, चौथा सरयू वर्ग। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, INS सुनैना सरयू वर्ग, जो कि हाल ही में आपने देखा होगा न्यूज में, ये मोजाम्बिक के तट पे पहुंचा है। मोजाम्बिक कंट्री है INS सुनैना। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसका नाम क्या? INS सुनैना नेम से के उपनाम यानी सुमित्रा, और ऑपरेटर कौन है? इंडियन नेवी। इसे किसने बनाया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। कब लॉन्च हुआ था? 14 नवंबर 2009 को। कमीशन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 2013 को। और इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है? तो P57। स्टेटस क्या? अभी ये सर्विस दे रहा था, अभी तो मोजाम्बिक पहुंचा ये। और क्लास एंड टाइप क्या है? सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है। ठीक है, यानी गश्ती पोर्ट है ये हमारा INS सुनैना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट उपग्रह को किस प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किया गया था? फ्रॉम विच लॉन्च साइट वाज द आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड? पहला ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, दूसरा थुम्बा, तीसरा बैकोनूर, चौथा कपुस्टिन यार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कपुस्टिन यार जो है ये हमारा आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था इस कपुस्टिन यार से। और ये है कहाँ पे? आर्यभट्ट सैटेलाइट क्या इंडिया का पहला सैटेलाइट है। ठीक है, जिसे लॉन्च किया गया था कैपुस्टिन यार से सोवियत लॉन्च साइट इन अस्त्राखान ओब्लास्ट, रसिया से, यानी रसिया में एक जगह कपुस्तिन यार, वहां से लॉन्च किया गया था हमारे भारत का पहला सैटेलाइट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। और तभी क्या था? यूजिंग अ सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा। ठीक है, इसे ये हमारे भारत का पहला सैटेलाइट जो कि रसिया की हेल्प से बनाया गया था। और 19 अप्रैल 1975 को रसिया की हेल्प से ही रसिया की कपुस्तिन यार से लॉन्च किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। 2025 में पंचायती राज रोजगार दिवस समारोह 24 अप्रैल 2025 को बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था। इतना नहीं पूछा, आपको ये पूछा कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो बिहार के मधुबनी जिले से। ठीक है। समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं को विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए, यानी जो अलग अलग श्रेणी में डिसाइड किया गया उसके हिसाब से ये पंचायती राज पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पहला कैटेगरी क्या है, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार, यानी जलवायु के ऊपर क्या कार्रवाई की उसके ऊपर जो विशेष कार्य हुआ उसके ऊपर क्या पुरस्कार मिला गया है, किसे किसे मिला है। तो पहला इस कैटेगरी में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, तो दब्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को। ठीक है, महाराष्ट्र के दब्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला को प्रथम पुरस्कार दिया गया। सेकंड किसे मिला है, तो बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हसन जिला कर्नाटका, बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हसन जिला कर्नाटक को सेकंड पुरस्कार मिला है। तीसरा मिला है मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को। ठीक है, यानी बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार में मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला को यह तृतीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, अब दूसरा कैटेगरी है आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार। आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, तो माल ग्राम पंचायत रंगारेड्डी जिला तेलंगाना को। सेकंड किसे मिला है, तो हटभद्र ग्राम पंचायत मयूरभंज जिला उड़ीसा को। तीसरा है गोलापुरी ग्राम पंचायत कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश को मिला है तृतीय पुरस्कार आत्मनिर्भर पंचायत में। तो तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को, और जलवायु परिवर्तन में महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार, यानी पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार जो कैटेगरी उसमें प्रथम पुरस्कार किसे मिला है, तो केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान केरल को। सेकंड किसे मिला है, तो राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान उड़ीसा को। थर्ड किसे मिला है, तो ग्राम पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान असम को। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार एक दृष्टि। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कुछ हम देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो पंचायती राज मंत्रालय ने 2023 में शुरू किया था और पहला पुरस्कार 2024 में प्रदान किए गए थे। विजेताओं को क्या क्या मिलता है, तो ट्रॉफी, प्रमाण पत्र, नगद राशि प्रदान की जाती है। प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए, दूसरे वाले को 75 लाख और तीसरे स्थान वाले को 50 लाख रुपए वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन देश में जमीनी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसी दिन 1993 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और ये किस जगह सबसे पहले लागू की गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप क्लास आपको पसंद आई हो। तो फटाफट क्लास को रिवाइज कीजिए और चीज़ों को याद कीजिए, क्योंकि लगातार एग्जाम्स अभी होने वाले। और क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को अपने इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।